नमस्कार बच्चों, मैं विक्रम सिंह। आज की क्लास में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि बहुत आसान टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आसान और इंपॉर्टेंट है। तो दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आज के टॉपिक को क्लियर करते हैं। एक एक चीजों को समझना और लिखना, कॉपी में लिखना जरूरी है। हो सके मेरी स्पीड से आपकी स्पीड कम हो तो फिर उस टाइम एक काम करिएगा, थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा। आज की क्लास बहुत जरूरी है आपके लिए लिखने के लिए। देखिए बेटा, आज हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। सवाल यह है कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। सबको गुड इवनिंग और मेरे साथ चलिए। अभी मैं आपके चैट का जवाब नहीं दूंगा, फिलहाल गुड इवनिंग और उसके बाद आपकी पढ़ाई, क्योंकि अब बेटा जितना ज्यादा हम बात करेंगे उतना क्लास छूटेगा। फिलहाल पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल किसको कहेंगे? वे यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह क्या हो, COOH है। यानी कि हम इसकी संरचना सूत्र लिखेंगे तो ये इसका संरचना सूत्र है। अब आप जानते भैया ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन युग्मों को भी दर्शा सकते हो जो कि आपके काम आएंगे आपके समझने में। हम इसे लिख सकते हैं RCOOH लिख सकते हैं। R की जगह तो जानते हो कि कार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल किनको कहेंगे? जिनमें क्रियात्मक समूह COOH होता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है, या सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। फिलहाल हम आगे चलते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में हम जानकारी लेंगे तो फिर इसके बारे में एक एक चीज जानकारी लेंगे। भाई सबसे पहले परिभाषित कैसे करेंगे, किसको कहेंगे? तो क्रियात्मक समूह तो जान गए, इसका क्या है, सीधा उसी के आधार पर परिभाषा कर दीजिएगा। क्रियात्मक समूह क्या, सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं जिनमें COOH क्रियात्मक समूह होता है। वे यौगिक जिनमें COOH होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। जिनमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक समूह COOH होता है, क्या कहलाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएगा। उदाहरण, एक कार्बन वाला COOH, 2 कार्बन वाला CH3COOH, 3 कार्बन वाला CH3CH2COOH, इसी तरह से 4 कार्बन वाला CH3CH2CH2, बस CH2 बढ़ा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। एक कार्बन वाले को कहते हैं हम लोग फॉर्मिक एसिड। नाम याद रखते जाइएगा, थोड़ा सा जरूरी है। फॉर्मिक एसिड क्या कहेंगे? फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिका यानी चींटियों में पाई जाती है। दूसरा एसिटिक एसिड कहलाता है, एसिटिक एसिड कहलाता है, ये सिरका में पाया जाता है। तीसरा प्रोपियोनिक एसिड और चौथा है ब्यूटेरिक एसिड, बटर में पाई जाती है। मैं इनका साधारण नाम लिख दिया हूं, इसको याद रखिएगा। इसी तरह से एरोमेटिक में क्या है, C6H5COOH, इसको कहेंगे बेंजोइक एसिड। तो इनको भी आप याद रखिए। तो कुछ एग्जांपल लिख दिया हूं, इनको याद रखिएगा। और एक और लिख देता हूं आपके लिए, COOH, इसको कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से एसिड से बार बार आपके पाले पड़ेंगे मैंने लिख दिया है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। नोट करते समय इस बात का ध्यान दें, चूंकि लाइव क्लास होता है तो लाइव क्लास में थोड़ी सी हमारी स्पीड जरूरी है आपके लिए। अगर हम एकदम स्लो चलेंगे तो फिर आगे की कोर्स को भी पूरा करना है, बहुत सारी बातों को समझना है। तो थोड़ा समझो बच्चों कि ये चीजें आपको नोट करना है। नोट करने के लिए थोड़ा पॉज कर लिया करें। हो सकता है जब पॉज प्ले करते हैं तो उस टाइम आपकी क्लासेस जो होती है थोड़ी लंबी हो जाए, यानी अगर 1 घंटे की क्लास है तो 1.5-2 घंटे में कंप्लीट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे आपकी पढ़ाई होना जरूरी है। तो इसे नोट कर लें। जब नोट करते जाएंगे तो याद भी होते जाएगा। 1 कार्बन वाले को फॉर्मिक एसिड कहते हैं, 2 कार्बन वाले को एसिटिक एसिड कहते हैं, 3 कार्बन प्रोपियोनिक एसिड कहते हैं, 4 कार्बन वाले को ब्यूटेरिक एसिड कहते हैं। ये वाले बात हो गई। कुछ अलग भी है, बेंजोइक एसिड, ये बेंजीन रिंग है जिसपे COH जुड़ा हुआ है, बेंजोइक एसिड। COH एक साथ जुड़े हुए हैं, 2 क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं, तब ये कहलाता है ऑक्सैलिक एसिड। चलिए अब आगे चलते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण। कार्बोक्सिलिक अम्लों को हम 3 प्रकार में बांटते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल और ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल। मैं तीनों का एग्जाम्पल एक एक लिख देता हूं।
मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें एक ही बार क्या होते हैं, COOH होते हैं, जैसे ये है फॉर्मिक एसिड CH3COOH, ये एसिटिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल COOH वाला, तो ये हो गया आपका कौन सा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और आगे देखें, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड CH2COOH, CHCOOH और CH2COOH ग्लिसरिक एसिड कहलाता है। तो इस तरह से हमारे पास एक्चुअली कितने हुए, 3 प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, मोनो, डाई और ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। बिल्कुल आसान है, इनके नाम के पीछे भी मत भागिएगा, आपको मैं बता चुका हूं, उतना काफी है। फिलहाल आगे के नाम के बारे में बात करूंगा, फिलहाल अभी आपको यह याद रखना है। फिर बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण हम किस तरह से कर सकते हैं, इनको समझेंगे। मैं IUPAC नामकरण के बारे में बात करता हूं और एक डिटेल के बारे में बात करूंगा। अगर आपको नामकरण IUPAC नामकरण नहीं बनाने आते हैं तो किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण की बात करेंगे तो आपको तकलीफ होते जाएगा। तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि आपको IUPAC नामकरण का जो सिस्टम मैंने 4 घंटे वाली क्लास लिया है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। मेरे इसी चैनल पर है विक्रम हैप केमिस्ट्री IUPAC नेमिंग, अगर आप लिखोगे तो वो 4 घंटे वाली वीडियो आ जाएगी। 4 घंटे वाला वीडियो आपको कंप्लीट IUPAC नामकरण सिखा देगा, बिल्कुल बेस से सिखाएगा और पूरे एडवांस तक ले जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपको नामकरण, किसी भी यौगिक का नामकरण आपको आसानी से करने आ जाएगा, बहुत हद तक, बहुत ही पूर्णता से आपको आ जाएगा। फिलहाल वो तरीका अच्छा है। फिलहाल इस जगह पर मैं आपको बोलूंगा, उस बात का ध्यान रखिएगा। पहली बात कि इसके नामकरण का तरीका क्या होगा, हम देख रहे हैं IUPAC में IUPAC में जब नामकरण करेंगे इसका तो कुछ इस तरह से बातों को समझिएगा। RCOOH नामकरण के लिए ध्यान रखिएगा, इसमें नामकरण का सिस्टम होता है कि जितने कार्बन हैं उन सब को, कार्बन की संख्या को एल्क कहेंगे। जैसे एक कार्बन होगा तो मेथ, एक कार्बन होगा तो मेथ, 2 कार्बन होगा तो ईथ, 3 कार्बन होगा तो प्रोप, सारे बच्चों को याद है ये, 4 कार्बन हो तो ब्यूट, ये सबको याद है। दूसरी स्थिति ये होगी कि प्लस, इसमें बॉन्ड नेम लिखेंगे, किस टाइप का बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड नेम लिखेंगे। तो बॉन्ड नेम 3 प्रकार का होता है, आप सारे बच्चों को पता है, वो क्या होता है, सॉरी, एन, इन, आइन। अब मैं यहां से लास्ट में जो ई होता है उसे हटा चुका हूं, ई को हटा चुका हूं, क्योंकि उसके बाद भी आपको जोड़ने होंगे यहां पर ओइक एसिड। तो अब देखिएगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, चलो सबसे पहले लेता हूं COOH। इसमें कार्बन है ओनली एक कार्बन के लिए लिखेंगे मेथ, और मेथ हो गया। और क्या, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा, अगर आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाए तो सिंगल बॉन्ड, तो एन लगेगा, मीथेन हो गया। और इसमें लग जाएगा ओइक एसिड, तो मीथेनोइक एसिड हो गया, जिसका साधारण नाम अभी देखे थे फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड IUPAC में मीथेनोइक एसिड है। दूसरा एग्जांपल CH3C डबल बॉन्ड OOH, CH3COOH। देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये 2 कार्बन है तो इसलिए ईथ, सिंगल बॉन्ड है एन और ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड हो गया। इसी तरह से तीसरा, मैंने कहा ना पूरी डिटेल में तो मैं वही बता पाऊंगा जहां पर आपको डिटेल में मैंने समझाया, तो वो वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल में, आप उनको जरूर देख लीजिएगा। अब बात करता हूं मैं यहां पे CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, 4 कार्बन का नाम होगा ब्यूट, डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पर है तो 2 इन, और ये हो गया ओइक एसिड। तो इस तरह से नामकरण करेंगे तो थोड़ा सा स्पीड तो जरूर बनेगा, क्योंकि हमने इतने सारे नामकरण करे हैं, तो उस कंडीशन में अगर हम समझते हैं कि इस लेवल तक तो आप पहुंच गए हो इन बातों को समझने लायक। नहीं समझे हो तो मैंने कहा ना 4 घंटों वाला वो फुल वीडियो, उनको जरूर देखिए IUPAC नेमिंग के लिए। विक्रम हैप केमिस्ट्री मेरे चैनल का नाम है, विक्रम सिंह चैनल का नाम है, इसमें आपको मिल जाएगा। चलिए साहब, अब बात करता हूं कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की सामान्य विधियां। कुछ विधियां मैं आपको बता रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, कितने प्रकार का होता है, और इनका नामकरण क्या कैसे किया जाता है, इनके बारे में बात हो गई। अब बात करते बनाने की कुछ विधियों के, बस नाम लिख देता हूं।
देखिए बनाने की कुछ विधि में पहला विधि है प्राथमिक अल्कोहल या एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा। दूसरा हम देखेंगे एल्किल बेंजीनो से। तीसरा है नाइट्राइल या एमाइड एवं एमाइड से, नाइट्राइल मतलब साइनाइड और एमाइड से। चौथा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। पांचवा सोडियम एल्कोऑक्साइड से। हम इस तरह से करेंगे। तो पहला, सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूं प्राथमिक अल्कोहल व एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से हम इनको कैसे प्राप्त करेंगे, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में बात करें। देखो बेटा, कुछ नहीं है, प्राथमिक अल्कोहल या एल्डिहाइड दोनों से हम ये बना सकते हैं। तो प्राथमिक अल्कोहल से अगर बनाएंगे तो प्राथमिक अल्कोहल किसको बोलते हैं? RCH2OH, जिनमें प्राथमिक कार्बन पर OH लगा हो, प्राथमिक अल्कोहल कहलाता है। तो फिलहाल ये प्राथमिक अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल कहलाता है। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीजन किसी ऑक्सीकारक से प्राप्त होगा, तो यहां का H और यहां का H निकल जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ पानी। देखें, 2 H में से एक H निकला, ये वाला H निकला, 2 H हो गया, दोनों H इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2 बन गया, निकल गया। बच क्या गया? CrCH बचा है और ये O बचा है, RCHO हो गया। इससे बन गया एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का और भी ऑक्सीकरण होगा तो ये बन जाएगा, एक ऑक्सीजन ग्रहण कर लेगा, तो क्या बन गया? RCOOH। RCOH है ये, तो RCOH हो गया। RCHO एक ऑक्सीजन इंटर कर गया, ये बन गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो एल्डिहाइड से अब कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो इस प्रकार से इनकी जो प्रक्रियाएं हैं कैसे होगी, पूरा डिटेल मैं आपको थ्योरी देता हूं और इसका नोट्स देता हूं। इस नोट्स को जरूर अपनी कॉपी में नोट करिएगा, क्योंकि जब बिना नोट्स का तो आपको तकलीफ हो सकता है। तो मैंने कहा प्राथमिक अल्कोहल या एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। प्राथमिक अल्कोहल पहले एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण से फिर वो बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस तरह से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो गया। ये पूरी लाइनें मैं दिया हूं, और ये कैसे, कहां से ऑक्सीकरण होगा, कहां से ऑक्सीजन प्राप्त करेगा, तो मैंने लिखा है अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, या आपको मैंने दिया है पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, चाहे उदासीन हो, अम्लीय हो, क्षारीय, कोई स्थिति में पोटेशियम परमैंगनेट या केमेनोफोर के द्वारा, या K2Cr2O7 जिसको पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा आप कर सकते हो क्या चीज, इसका ऑक्सीकरण कर सकते हो। काफी आसान रिएक्शन है, आप इनको जानते हो, अच्छे से पढ़ चुके। अब बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में हो तो यह मान के चलो कि आपने लगभग चीजों को पढ़ लिया है। अब बताता हूं आपको अगला, नाइट्राइल और एमाइड के द्वारा। नाइट्राइल क्या होता है, एमाइड क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है ये भी, तो जरा देखें इसके पूरे रिएक्शन बताता हूं। नाइट्राइल मतलब होता है साइनाइड और एमाइड मतलब होता है CONH2। तो दोनों के बारे में बताता हूं। पहले साइनाइड द्वारा, नाइट्राइल द्वारा, पहला है नाइट्राइल के द्वारा, नाइट्राइल या साइनाइड के जल अपघटन द्वारा। देखो, नाइट्राइल होता है RC ट्रिपल बॉन्ड N, इनका जल अपघटन होगा पानी HOH अम्ल की उपस्थिति में। बिल्कुल आसान होता है। देखें, नाइट्रोजन नेगेटिव होता है और उसके तुलना में कार्बन कम नेगेटिव होता है, यानी कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव के साथ हमेशा H जाके जुड़ेगा। एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, RC डबल बॉन्ड N, एक बॉन्ड टूट गया तो ये बन गया। अब कौन जुड़ेगा, कहां पे? H जुड़ेगा नाइट्रोजन पर, और O जुड़ेगा, क्या बोलते हैं, OH जुड़ेगा इस जगह पर। आपको ये पहले भी बताया जा चुका है ये बात कि जब भी कभी NH आपको दिखाई दे तो पानी के साथ इनको बॉईल कर दीजिएगा, पानी H2O के साथ, तो ये आराम से ये बना लेता है अमोनिया, NH और ये 3, तो क्या निकल गया? NH3 निकल गया, अमोनिया निकल गया, बच गया ये O जो इस जगह पे जुड़ जाएगा, NH की जगह जुड़ जाएगा, तो हो गया RCOH हो गया, और डबल बॉन्ड के साथ ये O आ गया, तो RCOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इमीन
तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण हो जाता है, ये अस्थायी होता है। तो इस तरह से इनके बॉईल करने से पानी के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो नाइट्राइल से यानी साइनाइड से कैसे बनता है ये क्लियर हो गया। दूसरा है हमारा एमाइड के। एमाइड होता है RCONH2, RCONH2 के जल अपघटन द्वारा। हमारे पास दो विधियां हो गई, तो इनके जल अपघटन द्वारा कैसे प्राप्त होगा जरा देखें, बहुत आसान है ये भी। देखिए सिंपल, RC डबल बॉन्ड O NH2 यही तो है, इनको भी पानी के साथ बॉईल करेंगे। H2O को आप इस तरह से लिखिएगा, चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, HOH लिख देता हूं। पानी के साथ इनको बॉईल कर रहे हैं, तो ये पानी के साथ क्या हुआ कि ये जो पार्ट है ये निकल जाएगा इनके साथ NH3 बन करके निकल गया। क्या बन के निकल जाएगा? NH3 बन के निकल गया। ये लीजिए, अब बच गया OH, इस जगह पर OH आ जाएगा तो बन गया RC डबल बॉन्ड O OH। इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होगी। तो दो विधियां आपने देखा, ये अम्लीय जल अपघटन है या क्षारीय जल अपघटन, दोनों कंडीशन में ये बनाता है। तो आप देख रहे हो अम्ल या क्षार किसकी उपस्थिति में अगर हम साइनाइड या एमाइड का जल अपघटन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये विधियां हो गई, बस प्रैक्टिस करना होता है बेटा। थोड़ी मैं आपको नोट्स देना चाह रहा था अच्छे से, इसलिए थोड़ी सी आपके सामने लिख के ला दी हूं ताकि कोई चीज ना छूटे। तो आप बाद में भी इसे नोट कर सकते हैं, पहले इन बातों को समझ लें। जैसा मैं यहां पर लाइन लगा के दिखाता हूं ना, वैसे भी आप लाइन लगा के देखा करो। चलो बच्चों, लिख रहे हो ना? चलो देखते हैं। ओके, चलो बहुत अच्छा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम कैसे प्राप्त करेंगे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राप्त करने के लिए एक तरीका होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कराएंगे तब होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कराने से एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होगा। इनको जल के साथ अपघटित करेंगे तो फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। देखो रिएक्शन दिखाता हूं मैं आपको। RMgX प्लस कार्बन डाइऑक्साइड C, ये लीजिए CO2, इसमें होता क्या है, एक बॉन्ड कोई भी टूट जाएगा तो O डबल बॉन्ड CO, ये लो टूट गया। तब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का हमेशा याद रखिएगा यहीं पर ब्रेक होता है। तो Mg धनात्मक है धातु, तो धनात्मक वाला भाग हमेशा ऋणात्मक के साथ जुड़ेगा, यानी कि Mgx के साथ जुड़ेगा। ये ऋणात्मक वाले भाग है, कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन ऋणात्मक होता है। बच गया R यहां पर सहसंयोजी बंध से जुड़ गया। फिर अब जल अपघटन करा दीजिए, पानी के साथ रिएक्शन करा दिए। और पानी से जब भी रिएक्शन कराते हो इस बात का ध्यान रखो कि हमेशा Mg वाला भाग पानी के OH के साथ रिएक्शन करता है। तो क्या हुआ देखो तो जरा, Mg के साथ ऑलरेडी एक X है, अब ये OH आके जुड़ गया, हो गया। बच क्या गया देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख लीजिए क्या बचा है। O डबल बॉन्ड C, यहां पर R और यहां पर O, ये बचा हुआ है। और ये जो बचा हुआ H है उसी ऑक्सीजन में जाके जुड़ जाएगा इस तरह से। तो ये भी बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से RCOOH का निर्माण हुआ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराना पड़ेगा, तब जाकर के ये बनता है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की बहुत सारे रिएक्शंस मैं सिखाया हूं मैं आपको। तो एल्डिहाइड कीटोन के अंदर पढ़ाया था मैंने एक बार पहले भी, तो 2-3 बार ये सारी चीजें हो गई है। तो इस टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एल्केनों के ट्राई हैलोजन व्युत्पन्नों के जल अपघटन द्वारा, यानी ट्राई हेलो एल्केन द्वारा, इसको मैं क्या कह दूं, ट्राई हेलो एल्केन के द्वारा, ट्राई हेलो एल्केन की क्रिया जलीय KOH से कराता हूं। मान लेते हैं मैंने लिखा RCClClCl, इसके द्वारा एक ही कार्बन पर 3 बार हैलोजन है, इसकी क्रिया करा रहा हूं KOH के साथ।
जरा ध्यान दीजिएगा, जली KOH है, जली KOH होने पर क्या होता है, वो OH उस जगह पे जाके जुड़ जाता है। तो देखो 3K 3Cl निकल गया, 3KCl बन करके। अब K के जगह ये जो OH बचा है जुड़ जाएगा, तो RCOH OH OH, बस कुछ नहीं हुआ है, K ने Cl को लेकर के निकला है, KCl को लेकर निकला है, KCl को निकला है, इस तरह निकल गया, बच गए सारे OH एक जगह पे आ गया। ऐसी जगहों पर याद रखिएगा, इस जगह पर बहुत जरूरी बात ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा कंपाउंड प्रकृति में नहीं है, नेचर में नहीं है, जिसमें एक ही कार्बन पर एक से अधिक बार OH आए। तो यहां पर भी वही कहानी देखने को मिल रहा है कि कार्बन पर 3 बार OH आया है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि एक बार से ज्यादा OH कभी भी नहीं हो सकता है। तो कुछ ऐसा कोशिश हो जाता है कि OH और ये H निकल जाए, तो -H2O पानी निकल गया, बच क्या गया, देखो तो R बचा है, C बचा है, C के साथ एक O बचा है, यानी कि डबल बॉन्ड O हो गया, और ये इसके साथ OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो आज थोड़ी स्पीड में जरूर देख रहे हो, पर है रिएक्शन बहुत आसान, और हर एक रिएक्शन के लिए जितना बताया मैंने उसको प्रैक्टिस में लेते जाइएगा। चलिए साहब आगे बात करता हूं, आपने लिख लिया। अब चलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल से। कोई डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, सिर्फ उनको गर्म कर दो, एक ही कार्बन पर एक से अधिक बार कार्बोक्सिलिक अम्ल हो तो ऐसा होगा। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल में मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना सकते हैं? देखिए मेरे पास है मैलोनिक एसिड CH2COOH, ये कहलाता है मैलोनिक एसिड। एक ही कार्बन पर एक से अधिक बार अगर OH होगा तो सिर्फ गर्म कर दीजिएगा, एक वाला COOH टूट जाए, निकल जाएगा CO2 बन करके, और बाकी जो है देखो ये निकल गया, तो इसके साथ आ गया H, तो CH3COOH हो गया। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल को गर्म करने पर वो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है, सीधा सा मतलब है। मैलोनिक एसिड से बन गया एसिटिक एसिड। कभी भी ऐसा कर सकते हो, जब भी एक ही कार्बन पर 2 बार डबल COH हो और उसको गर्म करेंगे तो सिंगल टाइम COOH आ जाएगा। अब बात कर रहा हूं भौतिक गुणों की। कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुण, RCOOH के क्या भौतिक गुण होते हैं? सिंपल कुछ 3 गुणों को हम ध्यान रखें। इसकी अवस्था और गंध, ये कैसा होता है? आपने एसिटिक एसिड सूंघा होगा, सिरका आपके घर में आता होगा अचार वगैरह में डालने के लिए, तो उसमें एक तरह का स्मेल होता है, बहुत तीखा स्मेल, बहुत सब जिन्ना आ जाएगा आपका, तो एक झंझनाहट सी आ जाती है, तो यानी उसको कहते हैं तीक्ष्ण गंध। ठीक है, तो ये गंध अवस्था लिक्विड अवस्था में मिलता है, आपने देखा होगा। ऑक्जेलिक एसिड ठोस होता है, बाकी ये सारे अम्ल जो शुरुआती 6 कार्बन तक के अम्ल होते हैं वो द्रव होते हैं, तो मैं इसके पूरी डिटेल बताऊंगा। दूसरी बात करता हूं विलेयता, ये जल में घुल जाते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। क्वथनांक, ये इसका एल्कोहल देखो एल्केन से अधिक होगा, दूसरे कार्बनिक यौगिकों से अधिक होगा, और जहां तक कि एल्कोहल से भी अधिक होता है इसकी क्वथनांक। रीजन, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग बनता है और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है 2 अणुओं के बीच में। तो एक एक करके देखें। पहला गुण है हमारा अवस्था एवं गंध। सबसे पहली बात है कि प्रथम 3 सदस्य जो होते हैं तीक्ष्ण गंध वाला द्रव होता है। मतलब क्या क्या? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और C2H5COOH यानी कि CH3CH2COOH, ये क्या होते हैं? द्रव होते हैं तीखे गंध वाला। जबकि अगले 6 सदस्य में मक्खन जैसा गंध होता है, जो मक्खन यानी अच्छा गंध नहीं, यहां पर मक्खन की खूबसूरत गंध होता है, लेकिन उसी मक्खन के सड़ते हुए मक्खन की गंध आती है, तो ये गंध होता है अरुचिकर गंध होता है अगले 6 का। मतलब किसका? ब्यूटेरिक एसिड और फिर वैलेरिक एसिड और फिर उसके बाद कैप्रोइक एसिड, यानी कि 6 कार्बन तक का। फिर उसके बाद जब जाएंगे 7 या उससे अधिक वाला सदस्य जो होगा,
अच्छा, इसमें एक बात और बता दें कि ये द्रव तो होगा लेकिन वो तेल जैसा होगा। अपने सरसों का तेल देखा होगा, ये गाढ़ापन लिए होता है, या फिर गाड़ियों में डालने जाने वाले इंजन ऑयल देखे होंगे, गाढ़ापन दिखता है, वैसे ही कुछ ऐसा गाढ़ापन इसमें रहता है। सिरका जैसा ये ग्लिसरॉल को देखे होंगे, गाढ़ापन लिए होता है, उस तरह का गाढ़ापन होता है इसमें। फिर बात आता है अगला सदस्य जो होगा उससे भी उच्च, 6 से अधिक यानी 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये क्या हो जाता है, मोम जैसा ठोस होता है। तो ये कुछ बातें हैं, इनको जाने। ये अवस्था के बारे में बात हुआ। अब बात करते हैं इसकी विलेयता के बारे में। छोटी सी बात ध्यान रखेंगे विलेयता संबंधित। ये जल में जो प्रारंभिक सदस्य होते हैं जल में विलेय होते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन बंध बनाने में सक्षम होते हैं। अगर मैं ऐसा कहूं ROH RC COR, तो ये क्या हुआ, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अब जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। इसी तरह से ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो ये आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की इसमें क्षमता है, जिसकी वजह से जल में घुल जाते हैं। प्रथम 4 सदस्य आसानी से घुलते हैं, लेकिन उससे अधिक जो सदस्य होते हैं वो जल में थोड़े कम घुले होते हैं या नहीं घुलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आर समूह बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें हाइड्रोफोबिक भाग बढ़ जाते हैं। हाइड्रोफोबिक भाग मतलब जल से, देखो हाइड्रोकार्बन है बेटा, आर जो है कार्बन की श्रृंखलाएं जो हाइड्रोकार्बन का काम करता है, हाइड्रोकार्बन होता है, और हाइड्रोकार्बन जो होता है ना जल से दूर जाने का काम करता है, यानी तेल जैसा काम करता है। हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक मतलब दूर जाने वाला, उसकी तरफ आकर्षित होने वाला नहीं। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड की तुलना में हाइड्रोफोबिक प्रकृति बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जल में नहीं घुलता है। तो शुरुआत के बारे में बात करते हैं, तो अगर हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, ये जल में घुलनशील है हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण। ये बात याद रखिएगा ऊपर में। लेकिन उसके आगे एल्किल समूह बड़ा होने की वजह से, एल्किल समूह में हाइड्रोफोबिक प्रकृति होने के कारण ये ज्यादा बड़ा होने की वजह से हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता इसकी कमजोर पड़ जाती है और जल में नहीं घुलते हैं। फिर बात करता हूं, बेंजोइक अम्ल जल में अल्प विलेय है, लेकिन ताप बढ़ाने पर इसकी विलेयता बढ़ती है। मैंने नीचे लिख दिया है, ये नोट्स आप प्राप्त कर लीजिएगा विक्रम सर हैप केमिस्ट्री टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ज्वाइन करिए। विक्रम हैप केमिस्ट्री मेरा इंस्टाग्राम है, मैं दोनों के बारे में बता देता हूं, थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूं। देखो इंस्टाग्राम विक्रम हैप केमिस्ट्री, इसको ज्वाइन करिए। इसमें मेरी पर्सनल चीजें मिलेंगी और कुछ स्पेशल क्लासेस मैं चालू करने वाला हूं, उसमें छोटी छोटी वीडियोस डालूंगा जो आपके काम आएंगे। लेकिन अभी नहीं स्टार्ट किया, एग्जाम के आने तक स्टार्ट करूंगा उसको, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी से ज्वाइन करके रखेंगे तो जब जब कुछ कुछ चीजें आएंगी तो वो आपके फायदे पहुंचाएगा। दूसरा होगा टेलीग्राम। टेलीग्राम चैनल के लिए मेरा आईडी है विक्रम सर हैप केमिस्ट्री। तो ये सारे नोट्स आज ही मिल जाएंगे आपको, जो मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं। बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय होते हैं, ये क्यों? ऐसा प्रश्न बहुत पूछा जाता है। और कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय होगा, कौन सा कम अम्लीय होगा, अम्लीय प्रबलता के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो छोटी सी आंसर देता हूं, बिल्कुल सिंपल और एकदम एग्जाम में सटीकता से आप सबको लिखिएगा। तो मैं आपको इसको बता देता हूं प्रश्न क्या होंगे, तो आगे देखें। हाँ, प्रश्न कुछ ऐसा होगा, लिख लो प्रश्न। कार्बोक्सिलिक एसिड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, समझाइए। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय क्यों होते हैं, ऐसा भी प्रश्न हो जाता है। थोड़ा सा आंसर लिखते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे। आंसर आयनन
कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। इसमें क्या होता है कि H और O के बीच का ये बंद वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है और इस तरह से हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस और बन गया H प्लस। देखिए इनके आयनन से H प्लस का निर्माण हुआ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो दान ही रखेगा, ये उत्क्रमणी भी होता है, यानी कि माइनस की तरफ आकर्षित होकर जुड़ करके ये भी बना लेता है। तो एक तरह से उत्क्रमणी प्रक्रिया ही है। किसकी उपस्थिति में? जल में घोलेंगे तब आयनन हुआ। पूर्ण आयनन नहीं होता, अपूर्ण आयनन होता है, यानी इसमें आयन और अणु के बीच में एक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। ये हो गया। दूसरे तो इस तरह से इस आयन को बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। चलिए फिर एक बात और सोचना है कि ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है उनमें अनुनाद होता है। आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, और समझो बेटा ये माइनस इस जगह पे नहीं, इस जगह पे भी हो सकता है, तो ये उल्टा स्थिति, सी सिंगल बॉन्ड ओ और यहां पर ये डबल बॉन्ड। ये ऐसा इसलिए होता है कि यहां का इलेक्ट्रॉन यहां पर, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाता है। तो ये लंबा मत जाइएगा, बिल्कुल इजी वे में लिख देता हूं आपके लिए। जिस पर डबल बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, जिस पर इलेक्ट्रॉन है माइनस है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन युग्म। इसके पीछे अगर आप समझना चाहो तो मेरे पास इसका जवाब है। फिलहाल इस पे आप रह सकते हैं। इसके डिटेल चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर मुझे ये अनुनाद के डिटेलिंग चाहिए, तो मैं आपको बता दूं। अगर नहीं समझना है तो सीधा से बताता हूं। आप एक काम करिएगा, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 12 वाला भाग, यानी कि अब नए कोर्स के अंदर तो कम हो गया, लेकिन क्लास 11 का क्या बोलेंगे, सामान्य कार्बनिक रसायन वाला जो चैप्टर है उसको खोल के जाकर देखिएगा। अनुनाद उसमें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, और केमिकल बॉन्डिंग वाले में भी अनुनाद मैंने पढ़ाया। तो दोनों में से आप देख लीजिए जहां पे देखना चाहें, और रिकॉर्डेड क्लासेस में से ना, ध्यान रखना। तो ये हो गया, अनुनाद हुआ। अनुनाद हुए का मतलब क्या हुआ? ये और ये 2 संरचनाओं में होता है। ये सिर्फ एक संरचना में ना होकर के 2 संरचनाओं में होता है। जब कोई अणु 2 संरचनाओं में होता है, यानी जिसमें अनुनाद पाई जाती है, उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। मतलब इससे यहां पर एक लाइन लिख दूं मैं, कार्बोक्सिलेट आयन में अनुनाद होने के कारण स्थायी है। अब चलो इसकी पूरी जानकारी हम ले लेते हैं। पहली बात है कि आयनन करता है तो H प्लस मिलता है। H प्लस मिलने के कारण यह अम्लीय है, लेकिन अगर इस H प्लस को यह ग्रहण कर ले तो वापस यही बन जाएगा, यानी अम्लीय नहीं है। इसके आयनन से H प्लस मिला और यह खुद इनसे नहीं जुड़ना चाहेगा क्योंकि यह स्थायी हो गया है अनुनाद के कारण, तब H प्लस विलयन में रह जाता है और यह अम्लीय हो जाता है। तो मैं इसकी थोड़ा सा थ्योरी यहां पर लिखता हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये नोट करने के बाद एक छोटी सी थ्योरी लिख रहा हूं जो आपके काम आएंगे। तो पिछले आने वाले पेज में मैं लिख देता हूं। चलिए लिख देता हूं, लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड के आयनन से H प्लस मुक्त होता है तथा कार्बोक्सिलेट आयन प्राप्त होता है। जिसमें अनुनाद होने के कारण
यह स्थायी होता है। अतः विलयन में मुक्त H+ की उपस्थिति बढ़ जाती है। जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड अम्लीय प्रकृति का होता है। जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, अम्लीय होता है। शॉर्ट में, ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया। ये है इसका जवाब। लेकिन बेटा इसके पीछे और भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो आगे वाली क्लासेस में हम पढ़ने हैं हमें। वो है कि कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताता हूं, उस प्रश्न को आप जरूर नोट कर लीजिए। पहले ये हो गया ना, एक कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए लिख रहा हूं, इसको नोट करिए। पहला क्वेश्चन, पहला फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड तथा प्रोपियोनिक एसिड को बढ़ते हुए अम्लीय प्रबलता के क्रम में लिखो। में लिखो, इस तरह का प्रश्न आएगा। और फिर आगे आके भाई लिखो तो बोल दिया, लेकिन कारण बताओ करके पूछ दिया तो, तथा कारण बताइए, ऐसा भी प्रश्न होता है। ये एक प्रश्न है। अब शॉर्ट में मैं तो बता दूंगा कि भाई अम्लीय प्रबलता क्या है, पर कारण के लिए थोड़े लंबे जाना पड़ता है, वो भी बताऊंगा। तो इसके कारण को समझने के लिए हमें प्रेरणिक प्रभाव को थोड़ा समझना पड़ेगा। फिलहाल अभी इस प्रश्न का ये होमवर्क है आपका, एक तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं। अगर आप लोगों की डिमांड रही कि इन प्रश्नों का आंसर लिखना है और आपकी ज्यादा से ज्यादा डिमांड रही तो मैं जरूर इसका आंसर दूंगा, लेकिन दूसरे रिकॉर्डेड में मैंने आपको जरूर दे दिया इसका रिकॉर्ड आंसर। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2, एसिटिक एसिड मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, लिखो प्रश्न, तथा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को बढ़ते हुए अम्लीय प्रबलता के क्रम में लिखिए। में लिखो तथा कारण बताओ। ये दो तरह के प्रश्न हैं जिनके आंसर आपको हमें देने हैं, तो ये मैं आपको होमवर्क में भी दे रहा हूं। तो बताइए जल्दी से कि आप इसको कर पाएंगे कि नहीं, बोलिए। हाँ जी, फिलहाल मैं शॉर्ट में एक बात बता देता हूं, इसके आंसर शॉर्ट में आपको देता हूं, दोनों के शॉर्ट आंसर इसका दे देता हूं कि फॉर्मिक एसिड ये है, फॉर्मिक एसिड सबसे अधिक अम्लीय होगा, एसिटिक एसिड CH3C, ये आंसर है एक तरह का शॉर्ट आंसर ना।
एसिटिक एसिड उससे कम, और प्रोपियोनिक एसिड C2H5COOH होता है, वो उससे कम अम्लीय होता है। ये एसिटिक एसिड है, इसमें भी शॉर्ट आंसर दे देता हूं, ध्यान देंगे। तो CH3COOH ये क्या है? एसिटिक एसिड। इसके बाद मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड CH2ClCOOH, ये डाइक्लोरो एसिटिक एसिड CH, देखो भाई H हटाते जा रहा हूं एक एक और उसमें क्लोरीन जुड़ते जा रहे हैं बस, तो ये Cl2 हो जाएगा COOH, और फिर उसके बाद Cl3COOH। तो अम्लीय ज्यादा होगा जिसमें क्लोरीन ज्यादा है। कार्बन की श्रृंखला बड़ी होती जाएगी तो अम्लीयता घटती जाएगी, और क्लोरीन की संख्या बढ़ती जाएगी तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी। बस इतना ध्यान रखिएगा। अब कुछ रासायनिक गुण देखें। कार्बोक्सिलिक एसिड के रासायनिक गुण। अम्लों से क्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल है भाई, तो रासायनिक क्रिया किसके साथ करेगा? क्षारों से करेगा। तो क्षार, मैं बहुत सारे क्षार ले लेता हूं। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल मेरे पास है RCOOH, और क्षार है मेरे पास NaOH या KOH, इनसे रिएक्शन करेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, और मेरे पास क्षार है Na2CO3। कार्बोक्सिलिक अम्ल है RCOOH, और मेरे पास क्षार है NaHCO3। देखो कितना आसान रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा भाई। क्षार का OH और अम्ल का H, पानी बन के निकल गया। बच क्या गया? इधर से बचा RCOO, ये लीजिए। इधर से बचा Na, जुड़ गया, उसका लवण बन गया सोडियम लवण, सोडियम कार्बोक्सिलेट। यहां पर फिर वही कहानी होगी, H जो निकल जाएगा तो उस जगह पर ये सोडियम आ जाएगा। तो सोडियम 2 बार है तो ये 2 बार रिएक्शन हुआ, तो मेरे पास मिला 2 बार RCOONA, जैसे यहां पर भी हुआ था, H को हटाया Na जुड़ गया। अब 2H यहां से निकला है, इसके एक ऑक्सीजन से मिलकर के पानी बनाया, और एक ऑक्सीजन निकल गया CO3 में, तो CO2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस तरह से निकलता है। यहां पर भी देखिए, सोडियम H को हटाया और जुड़ गया RCOONA बन गया, प्लस ये यहां से देखिए ये H हट गया है और यहां पर H है, ये दोनों H इसके ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाया पानी, और बच गया CO3 में से CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल से क्रिया करके लवण बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाता है। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हैं। जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना इसको, तो आपको ये बुक का ये वाला पार्ट अपने आप समझ में आने लगेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत आसान है। और भी रिएक्शन पढ़ना है तो जरूर हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। यह बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए। तो बताइए क्या करना है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों, और बहुत अच्छा रहा आज की क्लास। आप सबने बहुत अच्छा सहयोग दिया, इधर उधर की बातें नहीं करे, बस आपने लिखा, लेकिन कॉपी में लिखना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।